डॉक्टर्स का प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें ट्रस्ट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एंड इन माय ओपिनियन मेडिकल प्रोफेशंस ऐसे प्रोफेशन है जो सबसे ज़्यादा नोबल प्रोफेशंस में से एक है। लेकिन एक आम आदमी को इतनी मेडिकल नॉलेज नहीं होती है कि वो ये वेरीफाई कर पाए कि उसके डॉक्टर्स उसको कैसे ट्रीट या उसको कैसे डायग्नोज कर रहे हैं। हम अपने डॉक्टर्स पे काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं अपनी हेल्थ एंड इनफैक्ट अपनी ज़िंदगी को लेकर, लेकिन एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं। क्या होगा अगर आप जिस डॉक्टर पे अपना इतना ज़्यादा ट्रस्ट डालते हैं वो आपके साथ आपकी लाइफ का सबसे बड़ा फ्रॉड कर दे, एक ऐसा फ्रॉड जिसकी वजह से आप अपने पूरी हकीकत पे सवाल उठाने लग जाओ। एंड हाउ वुड यू फील अगर आपको ये पता चले कि इस पूरे फ्रॉड में कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे ही मेडिकल फ्रॉड के बारे में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियानापोलिस स्पर्म डोनर स्कैम के बारे में। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक ऐसा मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स को डायरेक्टली फीमेल सर्विक्स में इंसर्ट करा जाता है ताकि फीमेल प्रेग्नेंट हो सके। मोस्टली ये प्रोसीजर्स वो फीमेल कराती हैं जिनके पार्टनर्स इनफर्टाइल होते हैं। दैट मीन्स इफ थ्रू नेचुरल इंटरकोर्स अगर कोई कपल एक बेबी नहीं कर पा रहा है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू वो एक हेल्दी बेबी कर सकता है। 1970s में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यूएसए में एक काफ़ी पॉपुलर प्रैक्टिस हो गई थी बिकॉज धीमे धीमे सोसाइटी इस प्रैक्टिस के टूवर्ड्स काफ़ी एक्सेप्टिंग हो गई थी। एवरी कपल जो नेचुरली बेबीज नहीं कर पा रहा था वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाना चाहता था। लेकिन 70s में इंडियानापोलिस यूएसए में कोई एक ऐसा डॉक्टर नहीं था जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रैक्टिस कर रहा हो। एंड देन एंटर्स डोनाल्ड क्लाइन। डोनाल्ड क्लाइन ने अपनी फर्टिलिटी प्रैक्टिसेस 1970 में इंडियानापोलिस में स्टार्ट करी। एंड डोनाल्ड क्लाइन इज ऑफन सीन एज द पायनियर ऑफ दिस सीन। डोनाल्ड ने अपनी प्रैक्टिसेस से काफ़ी छोटे से क्लिनिक से स्टार्ट करी थी एंड दैट टू विद अ वेरी मिनिमल स्टाफ। डोनाल्ड के पेशेंट्स डोनाल्ड से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड थे क्योंकि डोनाल्ड का सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा हाई था। एंड जस्ट इमेजिन कपल जो बिल्कुल गिव अप कर चुके होते थे अपनी खुद की फैमिली स्टार्ट करने पर, जब उनको पता चलता था कि उनके लिए भी अभी एक होप बाकी है एंड मोर ओवर वो उस होप को पूरा होते हुए देखते थे, तो उनको ये पूरी चीज़ किसी मिरेकल से कम नहीं लगती थी। एंड उनके लिए डोनाल्ड एक काफ़ी वेल रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी बन जाता है। एंड इसी कस्टमर सेटिस्फैक्शन की वजह से डोनाल्ड की वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी बहुत हुई। इंडियानापोलिस में ऑलमोस्ट सारे लोग डोनाल्ड क्लाइन के क्लिनिक को ही प्रेफर करते थे फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। एंड दैट मीन्स इंडियानापोलिस के ऑलमोस्ट सारे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू होने वाले किड्स डोनाल्ड क्लाइन के क्लिनिक के थ्रू हुए थे। एंड अ पॉइंट टू बी नोटेड, अपने 10 साल करियर में डोनाल्ड के हंड्रेड्स ऑफ क्लाइंट्स थे। डोनाल्ड के बिजनेस के मेजरली दो कॉम्पोनेंट्स थे। पहला था मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड सेकेंड द स्पर्म डोनर। फॉर द फर्स्ट पार्ट डोनाल्ड खुद एक डॉक्टर था एंड ही हैड प्रिटी गुड एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, सो वो खुद इंसेमिनेशन परफॉर्म करता था। फॉर द सेकेंड पार्ट स्पर्म डोनर की डिटेल्स हमेशा प्राइवेट रखी जाती थी एंड इन मोस्ट केसेस व्हेन आस्क्ड अबाउट द डोनर, डोनाल्ड बोलता था कि वो सारे रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। एंड जनरली डोनाल्ड के क्लाइंट्स को भी इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी बिकॉज दे वर गेटिंग वॉट दे वर प्रोमिस्ड एंड इन दिस केस इट वॉज प्रेगनेंसी। बट इस प्रोफेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट एथिक है कि किसी भी स्पर्म डोनर को कोई अंडरलाइनिंग या कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर्स नहीं होने चाहिए। बेसिकली टू बी अ स्पर्म डोनर आपको काफी सारे टेस्ट से होके गुजरना पड़ता है और जब आप इन सारे टेस्ट को पास कर लेते हैं उसके बाद ही आप एक स्पर्म डोनर बन सकते हैं। ऑल्सो डोनाल्ड अपने क्लाइंट्स को ये अश्योर करता था कि वो एक स्पर्म डोनर का स्पर्म सिर्फ 3 बार यूज करता है ताकि एक एरिया में काफी ज्यादा हाफ सिबलिंग्स ना हो जाए। स्पर्म डोनर्स के अलावा काफी सारी फीमेल्स की ये डिमांड होती थी कि फॉर दिस प्रोसीजर उनके हस्बैंड का ही स्पर्म यूज करा जाए, तो उनको विद इन 1 आवर अपने पार्टनर का स्पर्म क्लिनिक में लाके सबमिट करना होता था। और डोनाल्ड अपने क्लाइंट्स को ये विश्वास दिलाता था कि वो ये सारे चेक पॉइंट्स ओबे कर रहा है और सारी फेयर प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहा है। लेकिन इस बात का रियलिटी में डोनाल्ड के पास कोई प्रूफ नहीं था। डोनाल्ड के क्लिनिक का एनवायरनमेंट काफ़ी डार्क और साइलेंट सा था। एक काफ़ी ईरी सी वाइब इस क्लिनिक से आती थी। दीवारों पे क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड पोस्टर्स और वॉल आर्ट्स, बाइबल के कोट, ये सब देख के एक बहुत रिलीजियस सी फील आती थी क्लिनिक से। एक कोट जो पूरे क्लिनिक में काफी जगह लगा हुआ था वो था बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई एंड रिप्लेनिश द अर्थ, जो सीधा सीधा बाइबल से पिक करा गया था। इससे आप समझ सकते हैं कि डोनाल्ड एक क्रिश्चियन था और काफी रिलीजियस इंसान था। ज्यादातर क्लिनिक में जब भी कोई क्लाइंट आता था इस पूरे क्लिनिक में डोनाल्ड के अलावा कोई नहीं होता था, नॉट इवन अ सिंगल स्टाफ मेंबर। पहले डोनाल्ड अपनी क्लाइंट को एक रूम में भेज देता था जो उसका ऑपरेशन थिएटर ही था और उनको एक ऑपरेशन गाउन दे देता था।
फिर वो उनको बोलता था कि उस ही रूम में वो अपने कपड़े चेंज कर ले। इस ड्यूरेशन में डोनाल्ड एक दूसरे रूम में जाता था और मेडिकल प्रोसीजर के लिए सारी तैयारी कर लेता था और इस ही रूम से वो अपने स्पर्म डोनर के दिए हुए स्पर्म को लेके आता था। एंड इन केस अगर कोई फीमेल अपने हस्बैंड का स्पर्म लेके आती थी, उस केस में भी पहले वो उस स्पर्म को इस ही रूम में लेके आता था एंड देन सारे मेडिकल इक्विपमेंट के साथ ऑपरेशन थिएटर में लेके आता था। इसके बाद वो फीमेल पे मेडिकल प्रोसीजर स्टार्ट कर लेता था। कई बार ये मेडिकल प्रोसीजर सिर्फ एक सेशन में सक्सेसफुल हो जाता था, लेकिन कई बार इस मेडिकल प्रोसीजर को सक्सेसफुल होने के लिए मल्टीपल सेशंस लगते थे और कई बार ये सेशंस 20 सेशंस तक जा सकते थे। लेकिन इन सब के बावजूद डोनाल्ड के क्लाइंट्स काफ़ी सेटिस्फाइड होते थे क्योंकि मोस्ट केसेस में ये प्रोसीजर सक्सेसफुल होता था एंड कपल्स जो अपनी फैमिली स्टार्ट करने का सपना हमेशा के लिए भूल चुके होते थे, वो अपने सपने को सच होता हुआ देख रहे होते थे। फास्ट फॉरवर्ड टू 2014, एक नया ट्रेंड स्टार्ट होता है एंड द ट्रेंड वॉज ऑफ होम बेस्ड DNA टेस्टिंग किट्स। इन किट्स के थ्रू आप घर बैठे अपनी जेनेटिक हिस्ट्री और अपने DNA के बारे में सब कुछ जान सकते थे। और इन टेस्टिंग किट्स को बनाने वाली सबसे पॉपुलर कंपनी थी 23andMe। 2014 के टाइम में पूरे यूट्यूब में काफ़ी सारे यूट्यूबर्स 23andMe की टेस्ट किट्स लेके अपना DNA टेस्ट करवा रहे थे। लाइक अगर आपको याद हो तो बीच में बहुत सारी ऐसी वीडियोस आ रही थी जिसपे लोग अपना एंसेस्ट्री ब्रेकडाउन दिखाते थे, लाइक आप 10% इंडियन हो, 20% अफ्रीकन हो, ऐसी वाली वीडियोस। Hey, so I just took the 23andMe test. Today I'm doing something that I've wanted to do for a really long time. Take a DNA test and see my results. Am I adopted? As far as I knew, I'm 100% Mexican. Both my parents are Mexican. But as you can see on the map, I'm not just Mexican. I was actually surprised. Guys, so I took a 23andMe test. A while back I did the 23andMe thing. Guys, we just got a 23andMe DNA kit to test what we are. Those tests were done with the help of these DNA testing kits। और इन टेस्टिंग किट्स को यूज़ करना भी एक्सट्रीमली सिंपल था। आपको बस किट में दिए हुए टेस्ट ट्यूब में अपना सलाइवा डालना होता था एंड देन आपको इसको वापस भेज देना होता था। उसके बाद विद इन अ वीक आपके पास होते थे आपके DNA, आपकी एंसेस्ट्री से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। जकोबा बोलार्ड अपने पेरेंट्स की सिंगल चाइल्ड थी। बचपन से ही उसको ऐसा लगता था कि वो अपने परिवार में सबसे अलग है। फॉर एग्जाम्पल जकोबा के ब्लॉन्ड हेयर थे, जहाँ की उसके घर वालों के सबके ब्राउन हेयर थे। यहीं तक नहीं, जकोबा की शक्ल, उसकी हाइट कुछ भी उसके घर वालों से मेल नहीं खाती थी। तो जब जकोबा की उसकी मदर से इस बारे में बात हुई तो उसको पता चलता है कि उसका बर्थ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू हुआ है। दैट मीन्स उसके बायोलॉजिकल फादर वो नहीं है जिसके साथ वो अभी तक पली बड़ी है। 2014 में जकोबा को ये बात पता थी कि उसके असली पिता एक स्पर्म डोनर थे और उसको इस बात का भी आइडिया था कि उसके और भी भाई बहन हो सकते हैं। सो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो 23andMe का एक टेस्ट किट ऑर्डर करती है और सारे स्टेप्स कंप्लीट कर देती है। थोड़े ही टाइम बाद जकोबा के पास उसके सारे रिजल्ट्स आ जाते हैं। जब वो वेबसाइट पे रिजल्ट्स देखती है तो उसको अपनी मदर का नेम तो क्लियरली दिखाई देता है, लेकिन उसको अपने फादर का नेम हिडन दिखता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्पर्म डोनर की आइडेंटिटी हमेशा हिडन रखते हैं। उसके बाद जकोबा मूव करती है नेक्स्ट सेक्शन में। इस सेक्शन में उसे अपने रियल पैटर्नल साइड से रिलेटेड जेनेटिक्स वाले लोग की इन्फॉर्मेशन मिलती है। इन अदर वर्ड्स उसको अपने हाफ सिबलिंग्स के बारे में पता चलता है। यहाँ पे टोटल 8 लोग थे जो जकोबा के रियल फादर के जेनेटिक्स शेयर करते थे। मतलब जकोबा को इस पॉइंट पे पता चलता है कि उसके 8 हाफ सिबलिंग्स हैं। लेकिन जकोबा ने जब ये पूरी बात अपनी मदर को बताई तो उसकी मदर क्लियरली डिनाई कर देती हैं, क्योंकि डोनाल्ड क्लाइन ने उनको अश्योर करा था कि एक स्पर्म डोनर का स्पर्म सिर्फ 3 बार यूज हो सकता है। इस बात को सुन के जकोबा सोच में पड़ जाती है और अपने 8 हाफ सिबलिंग्स को एक एक करके कॉन्टैक्ट करना शुरू कर देती है। धीमे धीमे सामने आता है कि ये 8 के 8 लोग इंडियानापोलिस या फिर उसके आसपास के थे। तो जकोबा अपने सारे हाफ सिबलिंग्स के साथ एक गैदरिंग सेटअप करती है ताकि वो सबको जान सके। और वहाँ बातों ही बातों में ये पता चलता है कि 8 के 8 सिबलिंग्स डोनाल्ड के ही क्लिनिक के हैं। बट ये बात बहुतों के लिए नहीं थी और कुछ को तो ये भी नहीं पता था कि वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से हुए हैं। एनीवे द ट्रुथ वाज ब्रॉट टू देम। स्टिल अभी भी सबके लिए बड़ा क्वेश्चन ये था कि इनका एक्चुअल फादर कौन है। अब धीमे धीमे 23andMe के DNA टेस्ट और लोग भी लेने लग जाते हैं एंड बाय द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ दिस हाफ सिबलिंग्स टोटल 14 लोग और अपेयर होने लगते हैं विद द सेम फादर। अब इस पॉइंट पे सबको ये बात बहुत और लगने लग गई थी, लाइक कोई स्पर्म डोनर इतनी बार अपना स्पर्म लीगली कैसे डोनेट कर सकता है। So they decide to meet Donald Klein himself. अब डोनाल्ड काफ़ी बुजुर्ग हो चुका था। He had 2 children and required a stick to walk. डोनाल्ड ने ये मीटिंग एक चर्च में सेट करी थी एंड द स्ट्रेंज थिंग इज जब वो इन सिबलिंग से मिलने आया था तब उसके पास एक गन थी। स्पर्म डोनर के बारे में पूछने पर
डोनाल्ड क्लियरली बोल देता है कि वो सारे रिकॉर्ड्स डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं एंड ही कांट हेल्प देम विद एनीथिंग। अब इन हाफ सिबलिंग्स के बीच में एक इनसाइड जोक काफी पॉपुलर था और वो ये था कि क्या होगा अगर एंड में डोनाल्ड क्लाइन ही इन सबके फादर निकले। बट इस थ्योरी को फॉर सम रीजन कोई इतना सीरियसली ले नहीं रहा था। लेकिन डोनाल्ड के साथ होने वाली पहली मीटिंग में इन्हीं में से एक हाफ सिबलिंग ये पॉइंट रेज करता है एंड बोलता है कि डोनाल्ड को अपना डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए, जिसके रिप्लाई में डोनाल्ड इंस्टेंटली मना कर देता है। और इसका रीजन फॉर सम रीजन वो बोलता है कि ये एक बहुत अनहोली प्रैक्टिस है। इतना बोल के डोनाल्ड वहां से चला जाता है। लेकिन ये सारे हाफ सिबलिंग्स किसी तरह डोनाल्ड के बेटे को कन्विंस कर लेते हैं अपना डीएनए टेस्ट करवाने के लिए। रिजल्ट्स आने के पहले तक 23andMe में टोटल 40 सिबलिंग्स हो चुके थे और हर कोई रिजल्ट्स का बेसब्री से वेट कर रहा था। ये रिजल्ट शायद उनकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट होने वाला था। और फाइनली वो दिन आ जाता है जब डोनाल्ड के बेटे का डीएनए टेस्ट रिजल्ट आ जाता है और डोनाल्ड का बेटा भी इन हाफ सिबलिंग्स में से ही एक था। इसका मतलब था इन 40 में से 40 लोगों का स्पर्म डोनर कोई और नहीं बल्कि खुद डोनाल्ड क्लाइन था। जकोबा और बाकी के सारे सिबलिंग्स इस रेवलेशन के बाद एकदम शॉक में चले जाते हैं। दे वर शेकन बाय द फैक्ट कि वो पूरी जिंदगी एक झूठ में गुजार रहे थे। उनको बहुत चीटेड फील होता है एंड क्लियरली डोनाल्ड डिड अ फ्रॉड, अ फर्टिलिटी फ्रॉड। ये सारे लोग पूरी चीज पुलिस के पास लेके जाते हैं बट इवन द कॉप्स वर कंफ्यूज कि आखिर डोनाल्ड को गिरफ्तार किस चीज को लेके करा जाए। दे ऑब्वियसली न्यू कि जो भी डोनाल्ड ने करा है वो गलत है, बट द क्वेश्चन वॉज कि ऑन व्हाट ग्राउंड्स कुड दे अरेस्ट डोनाल्ड। फाइनली जकोबा डिसाइड्स टू टेक द होल मैटर इन हर ओन हैंड्स और वो ये पूरी बात इंडियानापोलिस स्टार नाम के एक न्यूज़ चैनल को बताती है। वहाँ उनको क्रिस्टीन गुरेरा नाम की एक रिपोर्टर मिलती है जो इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को रन करती है और फाइनली ये न्यूज़ टीवी पे टेलीकास्ट होती है। ये पूरा फ्रॉड पूरे इंडियानापोलिस सिटी में इतना पॉपुलर हो जाता है कि डीएनए टेस्ट की डिमांड 10x हो जाती है। हर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन चाइल्ड को ये जाना था कि कहीं वो भी तो डोनाल्ड के ऑफस्प्रिंग्स में से एक नहीं है। यहाँ तक कि जब एक हाफ सिबलिंग की मदर ये न्यूज़ सुनती है तब वो इंस्टेंटली बोलती कि शी वॉज रेप्ड 14 टाइम्स बाय डोनाल्ड क्लाइन। और बस यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल आगे खड़ा हो जाता है कि जो भी डोनाल्ड ने करा वो क्या सिर्फ एक फ्रॉड से बहुत ज़्यादा था? क्या डोनाल्ड ने जो करा वो इतनी सारी औरतों का रेप था? पहले समझते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियानापोलिस लॉ रेप क्या है। पहला, द अदर पर्सन इज कंपेल्ड बाय फोर्स और इमिटेंट थ्रेट ऑफ फोर्स। दूसरा, द अदर पर्सन इज अनअवेयर ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स और अदर सेक्सुअल कंडक्ट। तीसरा, द अदर पर्सन इज सो मेंटली डिसेबल्ड और डेफिशिएंट दैट द कंसेंट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स और अदर सेक्सुअल कंडक्ट कैन नॉट बी गिवन। अब डोनाल्ड के केस में सेकंड पॉइंट बहुत हाईलाइट होता है क्योंकि जब डोनाल्ड ने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा तो उसने अपने क्लाइंट्स को ये नहीं बताया कि वो अपना खुद का स्पर्म यूज कर रहा है। और क्योंकि इस पूरे प्रोसीजर में फ्रेश स्पर्म को ही यूज करा जाता है, डोनाल्ड फीमेल के आने के बाद ही इजैकुलेट करता होगा एंड व्हाइल पुटिंग स्पर्म इन द फीमेल्स बॉडी ही वाज समवॉट सेक्सुअली अराउज्ड। अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं तो टेक्निकल टर्म्स में डोनाल्ड का स्पर्म फीमेल बॉडी में उस टाइम पे था जब डोनाल्ड खुद सेक्सुअली अराउज्ड था। एंड टू मेनी ऑन टेक्निकल बेसिस ये पूरी चीज़ एक रेप ही साउंड करती है। इतने सीरियस एलिगेशंस लगने के बाद ये पूरा केस कोर्ट में लाया जाता है जहाँ दोनों पक्ष अपने आर्ग्यूमेंट्स रखते हैं। ऑल्सो वन थिंग अबाउट डोनाल्ड वॉज वो अपनी कम्युनिटी में बहुत वेल रिस्पेक्टेड था बिकॉज ही वॉज वेरी हाईली पोजिशन्ड इन द चर्च। तो भले ही लोगों के सामने पूरा फ्रॉड आ गया था फिर भी वो ये बोलते थे कि डोनाल्ड एज अ ह्यूमन बहुत अच्छा है। और कोर्ट हियरिंग में डोनाल्ड के इस फ्रॉड के पीछे का मोटिव भी सामने आ जाता है। दरअसल जब डोनाल्ड यंग था तब वो एक दिन कार चला रहा था एंड एक्सीडेंटली उसके कार के सामने एक छोटी बच्ची आ जाती है। डोनाल्ड कुड नॉट स्टॉप द कार और उस बच्चे की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। उस मोमेंट के बाद से ही डोनाल्ड ने अपना माइंड मेकअप कर लिया था कि वो अपने इस पाप का पश्चाताप करेगा और वो ऐसा करता था ऐसे कपल्स जो अपनी खुद की फैमिली स्टार्ट नहीं कर सकते थे उनको किड्स देकर। और अगर आपने नोटिस करा हो तो ये पूरी आइडियोलॉजी डोनाल्ड के क्लिनिक में लगे कोट बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई एंड रीप्लेनिश द अर्थ से इंस्पायर्ड थी। डोनाल्ड को बस $500 की पेनल्टी की पनिशमेंट देके छोड़ दिया जाता है विच द विक्टिम्स फेल्ट वाज वेरी अनफेयर टू देम। इन सारे विक्टिम्स को लगता था कि पूरा कोर्ट करप्ट एंड बायस था टुवर्ड्स डोनाल्ड। बाय द टाइम कोर्ट हियरिंग आती है डोनाल्ड के टोटल 94 बच्चे होते हैं। इस फर्टिलिटी फ्रॉड के विक्टिम्स की लाइफ हमेशा के लिए बदल चुकी थी क्योंकि वो जिस परिवार में रह रहे थे वो परिवार शायद उनका कभी था ही नहीं, या वो जो खुद को आज तक मान रहे थे
वो शायद वो कभी थे ही नहीं। ऑल्दो कोर्ट के अकॉर्डिंग जो डोनाल्ड ने करा वो रेप नहीं था, बट क्या ये केस इतना छोटा था कि बस एक $500 की पेनल्टी देके के डोनाल्ड को क्लीन चिट दे दी गई। ये सिचुएशन इतनी सीरियस थी कि 2 हाफ सिबलिंग्स 1 साल तक काफी सीरियस रिलेशनशिप में थे एंड थ्रू आउट उनको ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि दे शेयर द सेम फादर। ऐसे कई सारे केसेस है जिसमें इन हाफ सिबलिंग्स का गायनोकोलॉजिस्ट खुद डोनाल्ड था और कोई भी अपने पेरेंट्स के सामने इस सिचुएशन में कंफर्टेबल नहीं होगा। और आपको याद है मैंने आपको बताया था कि स्पर्म डोनर को कभी भी कोई अंडरलाइनिंग डिसऑर्डर्स नहीं होने चाहिए। डोनाल्ड को खुद एक ऑटो इम्यून कंडीशन र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस थी, जिसकी वजह से ये कंडीशन इन सारे हाफ सिबलिंग्स में भी आ गई और इस कारण उनको अपने डे टू डे लाइफ में बहुत दिक्कतें आती थी। डोनाल्ड ने इतनी सारी फैमिलीज के साथ जो करा वो क्लियरली सही तो नहीं था, लेकिन क्या $500 की पेनल्टी इस पूरे क्राइम को जस्टिफाई कर सकती है? इस बारे में जो भी आपके थॉट्स है वो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।